हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है इंडियन पॉलिटी का। हमने आपको ये कंडीशन कर दी, अगर ये आप पूरा वीडियो देखते हैं ध्यान से। इसके अलावा रात को 10 बजे 2 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के डेली बेसिस पे आज से शुरू होकर 16 तारीख तक, जब तक यूपीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक डाले जाएंगे। वो क्वेश्चन दो जो रात को 10 बजे, और ये क्वेश्चन जितने इसमें शामिल हैं मिलाकर अगर आप चले जाएंगे, शायद ही कोई एक क्वेश्चन ऐसा फंसे आपसे जो वहाँ आप ना कर पाएँ। इनकी संख्या 6 से 8 रहेगी, जो अमूमन कभी 6 चली जाती है, कभी 8 चली जाती है, 7 हो जाती है। तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया। ध्यान तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें शामिल रहेंगे। ए फेडरल सिस्टम एंड डायरची एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फेडरल सिस्टम या फेडरल कोर्ट और डायरची जो सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। कुछ क्वेश्चन उसी टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैंने शामिल किया है। जैसे पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हुई थी वो उसके चेयरमैन अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी प्रश्न के तौर पे पूछा जाता है। इसके बाद आगे कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड, या पूछा जाता फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हैपन ऑन विच डेट, तो 9 दिसंबर 1946 को ऐसा हुआ था। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये 7 स्टार क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ ही लिया जाता है, लोगों को पता भी होता है, इसमें कंपटीशन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है वो भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा ये प्रश्न जरूर थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि निम्न में से कौन सा पर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि इनके अतिरिक्त 6 और मेंबर्स थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान, ए के अय्यर। इसमें से बी एल मित्तर और डी पी खेतान, बी एल मित्तर की जगह रिप्लेस किया था माधवराव ने, और डी पी खेतान की 1948 में डेथ हो गई थी, तो टी टी कृष्णाचारी आए थे। ये जो मैंने बात लास्ट में बोली ये कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जो 6 लोग हैं वो आपको ये नाम पता होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से इनमें से 3 उठा लेंगे, एक कोई और रख देंगे, कभी सरदार पटेल रख देते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू रख देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला प्रश्न है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन आपको इस वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेज फंसा सकता है। पेज फंसाने का मतलब, अगर वो पूछ दे चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, एक सलाहकार समिति बनी थी, वो कई समितियां थी जिसमें ड्राफ्ट कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी थी, नेशनल फ्लैग कमेटी थी, स्टीयरिंग कमेटी थी। उसमें जो एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसमें अगर ऑप्शन में उसने बी एन राव दे दिया तो 80% लोग बी एन राव लगा के आ जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा ये प्रश्न कुछ और रेफरेंस में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, इफ दे आर आस्किंग चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। और चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी 1947 में 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्टेड हुआ था। तो उसमें स्टीयरिंग कमेटी और नेशनल फ्लैग कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेयर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कितनी वुमेन मेंबर्स थी, ये प्रश्न पीसीएस प्री का ही है। तो 15 वुमेन मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अगले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ये शायद अभी जो 22 मार्च को पेपर हुआ उसमें भी ये पूछा गया था। ये कथन है ऑस्टिन का, ये ऑस्टिन ने कथन कहा है। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, ये भी एक कथन है, ये केसी वियरे ने कहा है, ये पीसीएस में पूछा गया था। तो ये दोनों कथन अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बारोड फ्रॉम, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइडिया ऑफ concurrent list in the Indian Constitution has been borrowed from ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। concurrent लिस्ट का आइडिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब बात आती है, बहुत सी चीजें ली गई हैं, यस बहुत सी चीजें ली गई, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट से लिए गए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से लिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए गए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, यूनियन स्टेट रिलेशंस जो हैं वो कनाडा से लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया, जिसे पहले यूएसएसआर से कहा जाता था। बस इतने में ही आ जाएगा। एक प्रश्न तो आना तय है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। पॉलिटी का एक प्रश्न आना तय है, इसमें से आ जाएगा या ऊपर हमने कंकरेंट लिस्ट दे दी है, बस इसके बाहर नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद,
एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल डिफेक्शन, पंचायत सिस्टम, लैंग्वेजेज। जो फोर्थ शेड्यूल है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेट करता है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितनी है? 12 है। इनिशियल में कितनी थी? 8 थी। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि फोर्थ शेड्यूल तो हो गया, फिफ्थ क्या है, सिक्स्थ क्या है, सेवेंथ क्या है। देखिए सिक्स शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरियाज से जुड़ी है। सेवेंथ शेड्यूल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स से जुड़ी है। एट्थ शेड्यूल लैंग्वेजेस से जुड़ी है। नाइन्थ शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट से जुड़ी है। और 10वां शेड्यूल जब कोई विधायक या वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एंड ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, आजम खां के शायद बेटे को डिस्क्वालीफाई किया गया और भी बहुत सारे ऐसे केसेज आए, तो एज वगैरह का कोई वो होता है उसके बेसिस पे। तो ये 10th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल पंचायत सिस्टम से रिलेटेड है। ऐसे ही 12 शेड्यूल हैं, तो उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एजुकेशन विच वाज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट बाय विच अमेंडमेंट। तो एजुकेशन जो सब्जेक्ट था वो किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया गया था। अच्छा, अब ये बात आती है कि कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट्स की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। तो जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। इकोनॉमिक प्लानिंग, क्रिमिनल मैटर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, क्रिमिनल मैटर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, ये सब एक एक प्रश्न है। यहाँ पे आपके सामने 4 प्रश्न है। इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच लिस्ट? स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, नन ऑफ द अबव। क्रिमिनल पावर्स कम्स अंडर द विच कैटेगरी? तो उन सबको कंबाइन करके मैंने एक जगह लिख दिया ताकि आपके लिए कम से कम समय में मैक्सिमम मैटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाए। भले हम अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया हो चुका कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कशन हो चुके हैं। जो चीज़ें हम पीछे छोड़ गए हैं उनमें हर मतलब जो चीज़ें एज ए पॉइंट बता रहे हैं वो हर कोई एक क्वेश्चन ही है और आया हुआ है और आने की संभावना के साथ है। इकोनॉमिक प्लानिंग, क्रिमिनल मैटर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसी को समवर्ती सूची भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, कंकरेंट लिस्ट वो है जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों का कॉमन कुछ पार्टिसिपेशन रहता है। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं करंट में, स्टेट में 59 हैं, यूनियन में 98 है। इस पे बहुत सारे अपवाद हैं और बहस है। कोई कहता है इसमें 47 है, कोई यहाँ पे 66 है, कुछ बुक्स में इसको 97 लिखा रहा है। पहले कुछ इंट्रीज हुई थी, बाद में फिर अपडेशन हुए, किसी में ए पार्ट बी पार्ट जुड़ा रहता है, उसको कंसीडर कर लेते हैं एक के तौर पे, कुछ बुक्स उसमें नहीं करती हैं। आप इतना याद रखिए, कंकरेंट का सी, स्टेट का यस, यूनियन का यू। अल्फाबेटिकली सबसे पहले सी आता तो सबसे कम सी होगा, उसके बाद यस आता, उसके बाद यस होगा, और यू आता है वो यू होगा। 50 के इर्द गिर्द होगा तो कंकरेंट है, 60 के इर्द गिर्द होगा तो स्टेट है, 100 के इर्द गिर्द होगा 97 98 तो यूनियन है। कभी भी आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं फंसाएगा कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 97 98 99 100। वो एक नंबर 98 देगा, दूसरा नंबर 67 देगा, तीसरा नंबर 52 देगा। इतना याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम आपको कह रहे हैं कि इसका क्वेश्चन बनता है, आप वहां गलत करके ना आए। खैर, अगली बात करते हैं कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट तो हो गया था, क्रिमिनल मैटर्स वगैरह। अब बात आती है स्टेट लिस्ट में पूछा कितना गया। 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड रिफॉर्म्स। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तीनों के तीनों सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर बात करें, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, डिफेंस यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। ये भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस में है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, डिफेंस यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। ये पूछा कैसे जाता क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द सेक्शन ऑफ यूनियन लिस्ट। ऑप्शंस में दे दिया बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन अफेयर्स और चौथा ऑप्शन डाल दिया पब्लिक ऑर्डर। तो आपको पता है कि पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट में आता है, तो आप करेक्ट ऑप्शन कर ले जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट। जो 6वां शेड्यूल है उसका प्रोविजन किस में अप्लाई नहीं होता है। 6वां शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए, और उसमें सिर्फ 4 स्टेट आते हैं। आपका असम आता है, आपका मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, और चौथा स्टेट आता है मिजोरम। ये भी कहीं क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन शायद मे बी कि ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक लेक्चरर 22 दिसंबर में शायद पूछा गया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मणिपुर।
अच्छा, ये पूछा जा सकता है, ये जो ट्राइबल एरियाज के 6 शेड्यूल में जो स्पेशल स्पेसिफिकेशन इन स्टेट्स के लिए दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 के तहत आता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आ जाते हैं कि आर्टिकल्स में कौन आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आर्टिकल्स रखे हैं उनकी संख्या बहुत कम रखी है। आल्दो मैं फिर से आपको बोल दूं, इस वीडियो की पीडीएफ रात को 10 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट, इधर उधर एक आध मिनट भले हो जाए, आपके इस पे अपलोड हो जाएगी। इसी के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तब तक जो भी लोग देखना चाहें देख सकते हैं, वीडियो तो अवेलेबल है ही। और रात को 10 बजे डेली बेसिस पे आज से लेके 16 तारीख तक आपके क्वेश्चन 2 मिलते रहेंगे, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके अगर 6 से 8 प्रश्न पूरे फंसने हैं तो आज जो 2, कल जो 2, ऐसे करके जो 2 क्वेश्चन हैं उनको आप लगाते रहिए। उस पर जाके नीचे मैं हर किसी में कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आंसर डाल दिया करूंगा, और नॉर्मली आप गूगल करके भी आंसर कर सकते हैं, दैट इज की थिंग। और इससे आप रिहर्स भी हो जाएंगे। जब वहां पे वो क्वेश्चन मिलेगा तो एक अलग स्पार्कलिंग होती है, माइंड भी शार्पनेस लेवल पे बढ़ जाता है। खैर, यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल दिए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 है। फाइनेंस कमीशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूपीपीएससी को, इससे पता नहीं कौन सा लगा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आर्टिकल 323 का ए है। यूपीएससी आर्टिकल 315 में है। राइट टू वोट आर्टिकल 326 में है। अभी किसी स्टेट के किसी एग्जाम में पूछा गया है कि जो ये स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, इनके जो काम आम करने का प्रोसीजर है, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो वो शायद आर्टिकल 320 में है। उसको देख लीजिएगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस आर्टिकल से है। राइट टू वोट, ये एडल्ट को जो लोकसभा और राज्यसभा में वोट डालने का आर्टिकल 326 में है। ये भी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 222, ये भी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया है। ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 222 है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे प्रियम्बल है, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड हैं, ये इनकॉर्पोरेटेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें फंसाएगा कहाँ पे? सेकुलर से सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये 1976 में जोड़े गए हैं। वो पूछ सकता है कि इन द ईयर 1962 ये 3 वर्ड्स थे कि नहीं थे, इस तरीके का क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। या 4 वर्ड्स आपको दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो 42nd अमेंडमेंट के तहत नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन हमें मिलेंगे और इन 4 में से एक क्वेश्चन का आना तय होना चाहिए। पहली बात कि कोई स्टेट को शामिल किया जाए न किया जाए भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में, जैसे जम्मू कश्मीर को मिलाया जाए, अलग रखा जाए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो पार्लियामेंट को ही पावर है। दूसरी बात, ये करने के लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, विच शेड्यूल मस्ट बी अमेंडेड फॉर इंक्लूडिंग और एडमिटिंग एनी स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा। इसके लिए जो बिल पारित किया जाता है, बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड, और मोस्ट ऑफ द केसेज में लोग गलत करके आते हैं, 2/3 मेजोरिटी एंड मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड लोकसभा। इट मस्ट बी पास्ड सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें स्टेट की जो फॉर्मेशन है, स्टेट की जो फॉर्मेशन है वो उसका ईयर पूछे जाते हैं। और उसमें मैंने ये देखा है कि अगर आपको ये 5 स्टेट की फॉर्मेशन पता है तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। कहीं ऑर्डर पूछ देंगे, कहीं मैच द कॉलम पूछ देंगे। कुछ ईयर तो हमें पता रहते हैं कि कब बने, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको याद रखना जरूरी है। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में और मेघालय 1972 में बना है। अगला प्रश्न है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। एक्चुअली में ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 25 तक इंपॉर्टेंट हैं, और आर्टिकल नंबर 42 से लेकर आर्टिकल नंबर 51A तक इंपॉर्टेंट हैं। जो आर्टिकल मैंने मेंशन किए हैं उसके अलावा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन रात को 10 बजे आपको मिलेंगे उनमें ये इन आर्टिकल से इंपॉर्टेंस को कवर करते हुए पूरा किया जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में काम करने से प्रोहिबिट करता है, मना करता है।
बचाव करता है, तो वो है आर्टिकल 24। अगर बात आर्टिकल 19 की जाए तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच से है। अच्छा, कभी कभी पूछ देते हैं कि प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल से है, आर्टिकल 19 से है। और अगर ऑप्शन में दे दे 19 फर्स्ट का ए और 19 फर्स्ट का बी, अब बताइए कि प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2017 में शायद पूछा गया था। 19 फर्स्ट का ए है, प्रेस की फ्रीडम 19 फर्स्ट का ए है, और पीसफुली कहीं पे धरना देना 19 फर्स्ट का बी है। ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लो अगर उसका मन कर जाए तो 19 फर्स्ट ए इज रिलेटेड टू द प्रेस एंड 19 फर्स्ट बी इज रिलेटेड टू द धरना देने से रिलेटेड है। इसके बाद आर्टिकल 19 हो गया। आर्टिकल 20 आपका पूछा जाए तो प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो अपराध लगाए गए हैं उनके प्रति मतलब एक तरीके से कि कन्विक्शन किया भी है कि नहीं किया है, उसके रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन मिलता है। आर्टिकल 21 जो है वो आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से है, जिसमें शादी और आपके प्राण मतलब सुरक्षित रहें, जी सकें, वो रिलेटेड। आर्टिकल 22 है आपको अरेस्ट और डिटेन किया जाए उसके अगेंस्ट आपका आर्टिकल 22 है। 20 और 22 में डिफरेंस याद रखिए। 22 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड 20 इज रिलेटेड टू द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जो हमने किया, भैया हमने किया है कि नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग हमें अधिकार है अपनी बात कहने का, कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि हमने यह अपराध किया है। तो दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो इतने में ही आएगा। आर्टिकल 51 ए में है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के 4th ए में है। स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत इसका फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस कमेटी में मेंबर्स 12 थे। अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट 1976। ये क्वेश्चन है, इनमें से मैं 4 से 5 का वादा करता हूं, बाकी जो एक्स्ट्रा 3 के हैं उसके लिए you have to go to the community of the channel and solve the questions that will be uploaded every day and night, and number of questions will be 2। और भी कुछ आपकी क्वेरी हो और भी रिलेटेड किससे रिलेटेड वीडियोज आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ रात को 10 बजे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।